भरोसा इसलिए है क्योंकि ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक ये जीतते रहेंगे, क्योंकि ये गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। जो जापान देश ईवीएम का निर्माण किया वो तो खुद अपने देश में ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रही है, तो फिर आप क्यों भी कहती है, गलत स्टेटमेंट देती है कि नहीं अगर चुनाव ईवीएम से नहीं करवाएंगे तो मुझे वोट गिनने में काफ़ी समय। तो पहले कैसे चुनाव होता था? पहले तो उतना तंत्र भी नहीं था हमारे पास, अभी तो एक से एक टेक्नोलॉजी हो गया, हर चीज हो गया। तो आसान तरीका है ना, अगर बैलेट पेपर ले आएंगे तो गलने का डर रहता है, टूटने फटने का डर रहता है। आसान तरीका है लेकिन हैकेबल है। जो भी चीज बनाया गया है मैन्युफैक्चर्ड है, दैट कैन बी हैक। अगर आपका एक घड़ी भी है वो बैलेट से ही करवाइए। अमेरिका ऐसा देश वो बैलेट पेपर से करवाता है, जापान ऐसा देश वो बैलेट पेपर, पहले इंडिया भी तो बैलेट पेपर से करवाती थी, तो कहाँ कोई दिक्कत होता था। तो अब ये एग्जाम्पल देते नहीं, अगर इस तरह का करेंगे तो मतलब बैलेट पेपर कोई कैप्चर कर लेगा। कैसे कैप्चर कर लेगा? इतना आपके पास फोर्स है, पुलिस है, सेना है, तो फिर कैसे कैप्चर कर लेगा? आपका मंशा ही नहीं है बैलेट पेपर से करवाने का। आप जानते हैं बैलेट पेपर से होगा तो बीते दिन 15 अगस्त को आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया। लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कहेंगे जो सबके मन में बैठ जाएगा। मन में तो बैठा, लेकिन अंधभक्तों के, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तमाम अखबार कह रहे हैं। तमाम अखबारों की हेडलाइंस बोल रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी संबोधन किया वो एक चुनावी भाषण था। क्या देश के प्रधानमंत्री गौरवशाली इतिहास की जो बात करते हैं, गौरवशाली भारत की जो बात करते हैं, उसको धूमिल कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 15 अगस्त प्यारे स्वागत करें तुम्हारा, मुरझे सुमन खिले हैं, पुलकित है मन हमारा। ये गीत आप सुनते, इस गीत की पंक्तियां ये कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि देशवासियों को ये संबोधन दें कि आने वाले समय में आप क्या कुछ करने वाले हैं, आने वाले समय में आप देश के लिए और क्या कुछ करेंगे। लेकिन तारीफ़ गिनवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम आप भी अपनी तारीफ़ गिनवाने लगते तो कहा जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। आखिर कब तक देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर वकीलों का क्या कुछ कहना है। उन्होंने ये भाषण सुना, उनका भी क्या पक्ष रहेगा? क्या ये चुनावी भाषण था या देश के प्रधानमंत्री की तारीफ़ करना चाहिए कि उन्होंने इतना समय निकाल कर, 1 घंटे से ऊपर का समय निकालने के बाद पूरे देश को संबोधन किया, उनसे अच्छी अच्छी बातें कहीं, ये तमाम मसले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दर्शकों, हमारे साथ अभी राजन जी मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं आप, इसको कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली देखिए जी, धन्यवाद। एक बार फिर से अपना परिचय दें दर्शकों। मैं राजन कुमार, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। एक्चुअली कल जो भाषण 15 अगस्त के अवसर पे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो दे रहे थे, वो देश को संबोधन नहीं था, वो अपने आप को बचाने के लिए 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वो अपने परफॉर्मेंस को सही रूप से करने के लिए जनता से एक प्रकार से निवेदन कर रहे थे कि आप जो है 2024 में मुझे ही चुने। क्योंकि उनके भाषण में देश को तो संबोधन दे नहीं रहे थे, वो बस अपना एजेंडा गिना रहे थे। जैसे हर भाषण में मोदी जी जो हैं अपना एजेंडा गिनाते रहते हैं, तो इसलिए जो प्रधानमंत्री का भाषण है, समर्थक तो यही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने तो अच्छा किया, वो तो कहेंगे कि हमें जिताइए, हम तो लाल किले फिर से आना चाहते हैं। तो लाल किला जिसमें लोग झंडा फहरा रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कर्तव्य नहीं होता प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि देश का वहाँ पे बखान किया जाता है, ये नहीं कि अपना चुनावी मुद्दा आप वहाँ पे सेट कर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो हर एक भाषण में अपना यही करते हैं। देश के लिए वो करते कहाँ हैं, देश के लिए वो सोचते कहाँ हैं? वो तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने वोट बैंक के बारे में सोचते हैं। वो हर जो कार्य करते हैं प्रधानमंत्री, वो वोट को देख करके ही करते हैं। हर कार्य उनका वोट के लिए होता है। वोट जरूरी है ना सर? वोट जरूरी है, लेकिन जनता जरूरी है ना, देश जरूरी है ना। आप देश का ख्याति कीजिएगा ना, कि अपने लिए वोट मांगिएगा उसे। तो लाल किले से कि ये जो तीसरे थर्ड टर्म में जो है तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा, आप देख तो सकते हैं। तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आप हर चीज़ बेच दें, रेल बेच दें, सेल बेच दें, सारे चीज़ बेच दें। एक तरह से तो प्रधानमंत्री क्या कार्य कर रहे हैं? कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो एक तरह से होता है ना, ब्रोकर कहना, ये कार्य कर रहे हैं। मुझे कहने में शर्म आता है ये चीज़। जहाँ जाते हैं अडानी को लेते आते हैं वो। इसी वजह से तो संसद में भी उन पे विपक्षी लोग हमला कर रहे हैं। तो उस मुद्दे पे तो वो संसद में बोलते नहीं हैं। जो चीज़ उनको बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, वो बात प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं बोलेंगे, और जो नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ बोलेंगे। यही चीज़ करते हैं प्रधानमंत्री। जैसे उनको मणिपुर पे बोलना चाहिए संसद में, तो एक भी शब्द नहीं बोलेंगे मणिपुर के बारे में। 2 मिनट तो बोला था। तो 2 मिनट बोलने से क्या हो जाएगा? कितना बड़ा मुद्दा है।
औरतों का नंगा घुमाया जा रहा है, वैसे इंसान को तो फांसी का सजा देना चाहिए। और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं उस पर, आप विपक्षी पे ही हमला। अभी 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 का समय ये हो गया है कि मीडिया वाले भी जो हैं, गोदी मीडिया वाले, तो वो क्या करते हैं, पक्ष से सवाल ना करते हुए विपक्ष से सवाल करते हैं। मतलब हर चीज़ उल्टा चल रहा है देश में, ये क्या हो गया है? इस चीज़ को बदलना होगा और साथ ही साथ जनता को भी जागना होगा। हर एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री उठाते हैं उस पर सभी जनता का नज़र होना चाहिए। 2 टर्म तो दिए, ठीक है, अब तीसरा टर्म क्यों देंगे? पहले गैस का दाम 450 रुपया थे, अब कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। क्या इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? पहले देश का स्थिति क्या था? हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, अभी देखिए कितना कॉमनलिज्म हो गया, मतलब कॉमनल वायलेशन कितना फैल गया है ये सब। अभी नूह का ही घटना देख लीजिए, इसी सब का परिणाम है ना। इनके नेता जो हैं हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते। क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है आकर के आप उनको आप रोकिए, अपने नेता को रोकिए? किस लिए आप प्रधानमंत्री बने हैं? आपको तो एक क्रिकेटर का उंगली में चोट लग जाता है तो उससे आपको दर्द होने लगता है, यहाँ तो जनता के दिल में दर्द लगा है। तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए इस पे? प्रधानमंत्री को तो पूरा भरोसा है कि वही जीत कर आएंगे। आपको लगता नहीं है? कल भी ऐलान कर चुके, संसद में कह चुके 2 बार। कल उन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त को फिर से देखना आपकी, अब नरेंद्र मोदी जी आएंगे। भरोसा इसलिए है क्योंकि ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक ये जीतते रहेंगे, क्योंकि ये गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। जो जापान देश ईवीएम का निर्माण किया वो तो खुद अपने देश में ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रही है, तो फिर आप क्यों चुनाव करवा रहे हैं ईवीएम से? अच्छा, ये कहते हैं, चुनाव आयोग भी कहती है, गलत स्टेटमेंट देती है कि नहीं, अगर चुनाव ईवीएम से नहीं करवाएंगे तो मुझे वोट गिनने में काफ़ी समय। तो पहले कैसे चुनाव होता था? पहले तो उतना तंत्र भी नहीं था हमारे पास, अभी तो एक से एक टेक्नोलॉजी हो गया, हर चीज़ हो गया। तो आसान तरीका है ना, अगर बैलेट पेपर ले आएंगे तो गलने का डर रहता है, टूटने फटने का डर रहता है। आसान तरीका है लेकिन हैकेबल है। जो भी चीज़ बनाया गया है मैन्युफैक्चर्ड है, दैट कैन बी हैक। अगर आपका एक घड़ी भी है वो भी हैकेबल है। तो इसलिए जब तक ईवीएम से होगा ये गलत सलत करके ये चुनाव जीतते रहेंगे। तो ईवीएम की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो विकल्प क्या है ईवीएम के अलावा? विकल्प जो पहले सिस्टम था, बैलेट पेपर से करवाओ चुनाव। बैलेट पेपर तभी तो बंद किएगा जब ईवीएम आया, तो अब कह रहा कि आरवीएम आएगा, कुछ नया वर्जन लेकर आएंगे, लेकिन आप तो बंद ही करने की बात कर रहे हैं। नहीं, लाइए आप बैलेट से ही करवाइए। अमेरिका ऐसा देश वो बैलेट पेपर से करवाता है, जापान ऐसा देश वो बैलेट पेपर, पहले इंडिया भी तो बैलेट पेपर से करवाती थी, तो कहाँ कोई दिक्कत होता था? तो अब ये एग्जाम्पल देते नहीं, अगर इस तरह का करेंगे तो मतलब बैलेट पेपर कोई कैप्चर कर लेगा। कैसे कैप्चर कर लेगा? इतना आपके पास फोर्स है, पुलिस है, सेना है, तो फिर कैसे कैप्चर कर लेगा? आपका मनसा ही नहीं है बैलेट पेपर से करवाने का। आप जानते हैं बैलेट पेपर से होगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए चुनाव आयोग को भी अभी देखिए ये कानून बनाए, चुनाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक निर्देश दिए कि नहीं अब चुनाव आयोग के सिलेक्शन में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेगा। तो इस पे अब ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जो है पिछले दरवाजा से कानून ही बना रहे हैं जिसमें इनको हटा देंगे। वो अपने तरीके के आदमी को सेलेक्ट करेंगे, प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करेगा चुनाव आयोग की कमेटी में, मतलब जो सिलेक्शन कमेटी होगा उसका, उसमें प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करेंगे। तो क्या ये सही आदमी को सेलेक्ट करेंगे? अभी देखिए ईडी का डायरेक्टर, 1 पद हुआ, 2 पद हुआ, मतलब 2 टर्म हुआ, 3 टर्म, इससे क्या मतलब है? आप नए को दीजिए। क्या आपके पास अफसर का कमी हो गया है पूरे देश में? आप एक ही आदमी को बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनका गलत बात मानता है वो, और अगर दूसरा अफसर आ जाएगा तो वो गलत बात मानेगा ही नहीं प्रधानमंत्री का। इस वजह से 8 महीने का वक्त रह गया है, चुनाव नज़दीक हैं, लगातार आप कह रहे हैं कि इसको हटाने की बात की जा रही है, उसको जोड़ने की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जनता देश के प्रधानमंत्री को चुनेगी? क्योंकि अमित शाह, तमाम जो नेता, उनका यही कहना है कि कुछ भी हो जाए आपकी बार फिर से भाजपा की सरकार। देखिए जनता चुनती नहीं है, कुछ जनता है मैनिपुलेट करते हैं ये लोग। जब चुनाव का समय आएगा तो कभी कुछ घटना करवा देंगे, कभी कुछ घटना करवा देंगे, ये मुद्दे को मोड़ते हैं। मीडिया वाला भी जो है, इनका जो समर्थक मीडिया वाला है, गोदी मीडिया, वो चुनाव के मुद्दे को भटका देती है और उसमें कुछ चुनाव आयोग भी साथ देते हैं। पिछले चुनाव में आप कभी देखे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने नाम से टीवी चैनल खोल लिया हो? उसका मैंने खुद कंप्लेन किया था सुनील अरोड़ा को, मुख्य चुनाव आयुक्त को। वो बोलते हैं लिखित में आप हमको लिख के दीजिए। अरे लिखित में क्या देंगे? आप नंबर क्यों चालू करते हैं? प्रधानमंत्री पे आप कार्रवाई करो। इसलिए तो सीजीआई ने बोला ना कि मैं भी कमेटी में रहूंगा। कैसा चुनाव आयोग मतलब सिलेक्ट आप करते हैं चुनाव आयुक्त? तो इनको तो हटाने का बात कर रहे हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग जो है या चुनाव आयुक्त तो जो है वो दबाव में है। चुनाव का नियम होता है कि 6 बजे के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, और नमो टीवी 24 घंटा प्रधानमंत्री का बखान कर रहा है। क्यों नहीं आप कार्रवाई उस पर करते हैं चुनाव आयोग? ये तो गलत है ना। आप एक को छूट दे रहे हैं, 24 घंटा प्रचार करते रहिए। दूसरी चीज, चैनल का उसका लाइसेंस किसने दे दिया? और एक
चैनल जो है मतलब ऐसा सिस्टम से चलाया गया था उसका, जैसे सीरियल के स्लॉट पे एक चैनल, मतलब उसी चैनल को फिर न्यूज़ चैनल के स्लॉट पे एक में लगा दिया उसको। ये क्या सिस्टम है? मतलब आप तो पूरे तंत्र को कैप्चर कर लिए हैं, तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री पे? हर एक जो तंत्र की आप बात करें सब दबाव में है, हाँ, सब दबाव तानाशाही में है, एकदम दबाव में है। बीजेपी की सरकार में सारा तंत्र दबाव में है, सारा तंत्र। तो ये तंत्र जितने भी institutions बिल्कुल यहाँ हैं। पर ये साफ तौर पर कहा गया राजनीति द्वारा कि जो तमाम यंत्र तंत्र हैं वो सब कुछ दबाव में है, यानी कि भाजपा सरकार सब पर दबाव कर रही है, तानाशाही लगातार बढ़ती चली जा रही है। ईवीएम पर बात की, इसके साथ साथ चुनाव आयोग की भी बात कर दी। ये थे हमारे साथ राजन।